को संस्थान व संगठन क्या है? जम्मू कश्मीर में मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई की स्थापना के साथ ही 1 अप्रैल 2020 को देश में पीएमआरयू वाले राज्य और संसाधित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। 11 राज्य केरल, देखो 12 हो गई है। 11 राज्य में कौन कौन से थे? पहले केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में पीएमआरयू की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। लाभ ऐसे समय में जबकि देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, पीएमआरयू द्वारा जम्मू कश्मीर में दवाओं की ज़्यादा कीमतें वसूले जाने के मामले की निगरानी करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर जमाखोरी के कारण दवाओं की कमी जैसी समस्याओं का पता लगाए जाने का काम काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। जम्मू कश्मीर में पीएमआरयू के कार्य क्या क्या है? तो ये एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन के औषध नियंत्रण के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा। इसे एनपीपीए द्वारा आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। पीएमआरयू सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने में एनपीपीए और राज्य औषध नियंत्रण की मदद करेगा। इसके द्वारा सभी के लिए दवाओं की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा और संचार गतिविधि का आयोजन करने की संभावना है। पीएमआरयू औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए दवाओं के नमूने एकत्रित करेगा और डेटा एकत्रित कर उनका विश्लेषण करेगा और दवाओं की उपलब्धता तथा उनकी ज़्यादा कीमतें वसूले जाने के संबंध में रिपोर्ट देगा। तो एनपीपीए क्या है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। इसका गठन 29 अगस्त 1997 में हुआ था। एनपीपीए का गठन 1997 में किया गया था। ये राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। एनपीपीए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश डीपीसीओ 2013 की अनुसूची में एक सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों को तय करता है। एनपीपीए जो है ये जो है एक दवाओं की अधिकतम सूचीबद्ध दवाओं की अधिकतम दवाओं की कीमतों को तय करता है। डीपीसीओ औषधि मूल्य नियंत्रक आदेश डीपीसीओ भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए जारी किया गया है। डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करने की सरकार की शक्तियां एनपीपीए में निहित है। यह आदेश मूल्य नियंत्रित दवाओं की सूची, दवाओं की कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया और सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के कार्यान्वयन की विधि, प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड आदि का उल्लेख करता है। डीपीसीओ 2013 में 27 चिकित्सकीय समूहों में फैले 680 अनुसूचित दवा फार्मास्यूटिकल शामिल है। हालांकि सार्वजनिक हित में इसके जरिए अन्य दवाओं की कीमतों को भी विनियमित किया जा सकता है। परियोजना एवं पहल क्या है? जैसे कि मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 7 अप्रैल 2020 को 55,335 करोड़ रुपए के मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग ने मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के लिए अंतिम मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की तथा इस बैठक में उक्त परियोजना सहित विभिन्न राज्यों की 11 परियोजनाओं के लिए भी स्वीकृति जारी की गई। 700 किलोमीटर बिटवीन नागपुर मुंबई विद इन 8 आवर्स। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का नाम दिया गया है।
इस सुपर एक्सप्रेस वे को जो है नाम क्या दिया गया है, हिंदू हृदय समारत बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का नाम दिया गया है। 701 किलोमीटर लंबा ये महामार्ग मुंबई और नागपुर को 10 जिलों को 26 तालुका नागपुर के 10 जिलों को 26 तालुका और 392 गांवों से जोड़ते हुए मौजूदा यात्रा समय को 15 घंटे में से घटाकर 8 घंटे कर देगा। कुल परियोजना के लिए 475 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी तथा इस परियोजना में 1 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी। इस परियोजना में मुंबई महानगर क्षेत्र के करीब तानसा झील अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन को काटते हुए पूर्णा करंजा सोहल ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के ESZ से गुजरेगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने पूरे राजमार्ग को प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया था। इसके लिए पर्यावरण मंजूरी अलग से मांगी गई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना के लिए प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र हेतु शमन उपाय जैसे अंडरपास हो गया, उसके बाद ओवरपास आदि प्रस्तावित किए गए थे। हालांकि एक समिति द्वारा इनकी जांच की जा रही है कि क्या ये उपाय पर्याप्त होंगे या नहीं। पर्यावरणीय मुद्दा है ये। पर्यावरणविदों ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान मंजूरी जारी करने की केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार ये निर्णय पर्यावरण विनाश को और बढ़ावा देगा। एनजीओ वन शक्ति के निदेशक स्टालिन डी के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आवश्यक सेवाओं का हिस्सा नहीं है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आवश्यक सेवाओं का हिस्सा नहीं है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान परियोजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के फैसलों को फिलहाल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल नामक एक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुभारंभ किया। उसका उद्देश्य है कि महामारी के कुशल प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। ये प्लेटफॉर्म महामारी से निपटने के लिए आवश्यक कार्यबल हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करेगा ताकि बड़े पैमाने पर कोविड-19 प्रतिक्रिया गतिविधियों का संचालन किया जा सके। iGOT पोर्टल पर पाठ्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल, हाइजीन वर्कर्स, टेक्नीशियन, सहायक नर्सिंग मिडवाइफ, राज्य के अधिकारी, नागरिक सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन आदि के लिए किया गया। इस प्रकार भारत के सभी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर और कोविड-19 वॉरियर्स को प्रशिक्षण करने हेतु iGOT पोर्टल के शुभारंभ के लिए भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है? तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग पहले से ही देश भर में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म में NCERT एवं अन्य राज्य पाठ्यक्रम के अनुरूप स्पष्टीकरण, अभ्यास और मूल्यांकन सामग्री पहले से ही मौजूद है। दीक्षा प्लेटफॉर्म कहीं भी कभी भी सीखने की असीमित मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित है। NCERT और CBSE के अलावा देश के कई राज्य ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए क्विज आयोजित करके रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण गतिविधियां आयोजित कर इसका उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त मौजूदा समय में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम से जुड़ी शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म को विशिष्टता, इसकी संघबद्ध संरचना, आर्किटेक्चर है जिसके कारण iGOT पोर्टल के लिए इसका लाभ संभव है। स्वच्छता ऐप का संशोधित संस्करण। तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2020 को वर्तमान स्वच्छता ऐप के संशोधित संस्करण के शुभारंभ की घोषणा की। MOHUA का स्वच्छ ऐप नागरिक के बीच शिकायत निवारण सुविधा के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। स्वच्छता ऐप के पूरे देश में 1.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। इस ऐप को संशोधित किया गया है और बेहतर बनाया गया है। नागरिक अब कोविड-19 से जुड़ी शिकायतें भी इस ऐप पर कर सकते हैं और संबंधित शहरी निकाय इन शिकायतों का समाधान करेंगे। स्वच्छता ऐप के समय इस नए संस्करण से वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान नागरिकों को बेहतर सहायता प्राप्त हुई और इसके लिए ऐप में नई श्रेणियां जोड़ी गई, लेकिन इससे ऐप की मौजूदा श्रेणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतिरिक्त 9 श्रेणियां भी शामिल है। स्वच्छता के लिए अनुरोध, क्वारंटाइन का उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन, संदिग्ध मामले की रिपोर्ट, भोजन का अनुरोध, आश्रय का अनुरोध, दवाई का अनुरोध, मरीज के परिवहन हेतु अनुरोध, क्वारंटाइन क्षेत्र से अपशिष्ट की सफाई का अनुरोध,
स्वच्छता ऐप एक प्रभावी डिजिटल उपाय है जिसके माध्यम से नागरिक अपने नगरों की स्वच्छता के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इससे शहरी स्थानीय निकायों की जवाबदेही बढ़ती है। स्वच्छता है भारत के सभी शहरों के लिए चौथी पीढ़ी का शिकायत निवारण मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत शिकायतों को सुलझाने में मदद करने के लिए नागरिक भागीदारी और नागरिक जुड़ाव का उपयोग करना है। ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है। ये तस्वीर की भू स्थिति जियोलोकेशन का उपयोग करके शिकायत के स्थल को सटीकता के साथ इंगित कर सकता है, जिससे शिकायत का तेजी से समाधान हो सके। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। शहरी क्षेत्र के लिए इस मिशन को आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। ATL अटल इनोवेशन मिशन, ATAL यानी कि एटल स्कूलों में कोलैब कैड का शुभारंभ। नीति आयोग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ने NIC ने संयुक्त रूप से 13 अप्रैल 2020 को सहयोगपूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैड का शुभारंभ किया। ये एक अद्भुत सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रणाली है जो छात्रों को अनगिनत 3D डिज़ाइन बनाने में सक्षम करेगी। ये 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग से लेकर 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन तक के लिए एक समग्र अभियांत्रिकी समाधान है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के छात्रों को रचनात्मक और कल्पना मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन करने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? स्वदेशी त्रिआयामी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रणाली है जो उपयोगकर्ता यूजर्स को वर्चुअल 3D स्पेस में विभिन्नता प्रारूप मॉडल बनाने और शॉप फ्लोर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करने में मदद करती है। ये स्मार्ट विनिर्माण के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क डेटा तैयार करने और स्टोरेज और विजुअलाइजेशन के लिए उसी डिजाइन डेटा का समवर्ती रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। भारत भर में स्थापित अटल बच्चों को इनके अन्वेषी विचारों और रचनात्मक में निखार लाने का अवसर प्रदान करता है। अटल नवाचार मिशन क्या है? कि नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन अटल इनोवेशन मिशन उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। स्कूल स्तर पर AIM अटल इनोवेशन मिशन समूचे भारत के सभी जिलों में अटल की स्थापना कर रही है। आज तक AIM अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ATL की स्थापना के लिए कुल 14,916 स्कूलों का चयन किया है। इसमें डेल टेक्नोलॉजीज और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन मंच है जहां छात्र घर से ही अभ्यास करते हुए अपने सीखने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। मंच के माध्यम से वे गेम बनाना सीख सकते हैं और इसे दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म छात्रों को गेम प्लेयर से गेम मेकर में बदलने की परिकल्पना करता है। भारत में 1 मिलियन बच्चों को नवोन्मेषी इनोवेटर्स बनाने की दृष्टि से अटल इनोवेशन मिशन पूरे भारत में स्कूल में अटल टिंकरिंग स्थापित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा और रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना और डिजाइन माइंडेड कंप्यूटराइजेशन थिंकिंग फिजिकल कंप्यूटिंग जैसे कौशल को विकसित करना है। सरकार, स्थानीय निकाय, निजी ट्रस्ट सोसाइटी के द्वारा प्रबंधित स्कूल 6 to 10 ATL स्थापित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन को ध्यान में रखते हुए अटल टिंकरिंग लैब्स जमीनी स्तर पर काम करके बच्चों को नवाचार की दुनिया से परिचित कराता है और तभी परिवेश में बच्चों के समान अवसर प्रदान करता है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में 1 सप्ताह तक चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। अभियान का लक्ष्य भारत के ऑनलाइन शिक्षा परितंत्र को बेहतर बनाना है।
एक सप्ताह तक चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के तहत भारत में ऑनलाइन शिक्षा परितंत्र को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस अभियान के तहत केवल 3 दिनों में ट्विटर और ईमेल पर भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के लिए 3700 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इस अभियान का उद्देश्य भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोगों के लिए मंत्रालय में सीधे सुझाव समाधान आमंत्रित करना है, ताकि उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर किया जा सके। ई शिक्षा की दिशा में सरकार की अन्य पहल क्या है? जैसे देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने से जुड़े संसाधनों के आभासी भंडार का ढांचा विकसित करने की परियोजना है। NDL के माध्यम से उपलब्ध डिजिटल पुस्तकें ndl.government.in में देखी जा सकती है। डिजिटल लाइब्रेरी ndl.government.in में देखी जा सकती है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एक एकीकृत मंच है, जिसमें स्कूल स्तर के 9 से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक को शामिल किया गया है। ये पोर्टल छात्रों, शिक्षकों और एजुकेटर्स के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसे स्वयं.government.in पे देखा जा सकता है। स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का एक समूह है, जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है। स्वयं प्रभा 32 ये चैनल उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा 9 से 12 भारतीय नागरिकों के लिए पाठ्यक्रम आधारित कोर्स तथा छात्र 11-12 को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करता है। ई पाठशाला NCERT द्वारा विकसित एक पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, जो पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो और वीडियो, पत्रिकाओं और अन्य विभिन्न प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग सामग्री सहित सभी शैक्षणिक ई संसाधनों को दिखाने और प्रसारित करने के लिए समर्पित है। ई पाठशाला ऐप मुक्त शैक्षणिक संसाधन का राष्ट्रीय भंडार NROER हो गया। स्कूली शिक्षा और शिक्षा के सभी चरणों में भी डिजिटल संसाधनों को एक साथ लाने की एक पहल है। इसके जरिए विभिन्न राज्य NROR पर संसाधनों का योगदान करने और अपने स्वयं के राज्य के लिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज बनाने के लिए प्रेरित करता है। शासन एवं राज्य व्यवस्था, जैसे फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल की शक्ति क्या है? 13 अप्रैल 2020 को दिए गए अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि किसी सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है या अस्थिर है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी भी समय फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। ठीक है ना। शीर्ष न्यायालय का ये निर्णय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ द्वारा दिया गया। शीर्ष अदालत ने इस निर्णय में 1994 के अपने ऐतिहासिक ASR बोमई फैसले का हवाला दिया और कहा कि विश्वास मत साबित करने के लिए राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट करने का निर्देश देने का अधिकार है। निर्णय के मुख्य बिंदु क्या थे कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अनुसार विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश देने में राज्यपाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता। साथ ही यह लाजमी है कि किसी विशेष समय में किया गया फ्लोर टेस्ट सदन में बहुमत वाले दल को लाभ पहुंचा सकता है, परंतु निर्वाचित विधायक का समर्थन खोने का खतरा सभी राजनीतिक दलों का समान रूप से होता है। संसदीय शासन प्रणाली इसी प्रकार संचालित होती है। विश्वास मत का उद्देश्य चुने हुए प्रतिनिधियों को ये निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या मंत्रिपरिषद को सदन का बहुमत प्राप्त है। पीठ के अनुसार राज्यपाल राजनीतिक कारणों से निर्वाचित सरकारों को विस्थापित करने के उद्देश्य से फ्लोर टेस्ट आयोजित करने हेतु अपनी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल का विश्वास मत का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। फ्लोर टेस्ट क्या है? सदन में फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री को विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत का परीक्षण ध्वनि मत से अथवा प्रत्येक विधेयक के वोट को दर्ज करके किया जा सकता है। बहुमत का यह निर्धारण विधायिका की बैठकों में किया जाता है, जिसके लिए उसकी बैठक बुलानी पड़ती है और मतदान प्रक्रिया राज्य की विधान सभा और केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में होती है। ये फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ विधायक अनुपस्थित रहते हैं या मतदान नहीं करते हैं, तो बहुमत की गणना उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर की जाती है। SR बोमई बनाम भारत संघवाद। तो SR बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत तथा अनुच्छेद 356
के दुरुपयोग के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इस फैसले के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 और उससे जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की थी और इस फैसले के द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी। इसमें क्या है देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। राष्ट्रपति को शक्ति का उपयोग तब करना चाहिए जब राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। तब तक राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति होने के बाद भी न्यायालय में इसकी समीक्षा हो सकती है। यह राष्ट्रपति शासन की घोषणा को दोनों सदनों की मंजूरी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में 2 महीने की अवधि पूरा होने पर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा और बर्खास्त सरकार पुनः बहाल हो जाएगी। वह निलंबित विधानसभा भी पुनः सक्रिय हो जाएगी। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 में संशोधन करके अध्यादेश जारी किया है कि जिसमें लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। इस महामारी का अध्यादेश 2020 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के तहत किए गए किसी भी विनियमन का आदेश की अवज्ञा करेगा उसे 2 साल तक का कारावास 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। हालांकि इस अधिनियम में सभी अपराध संज्ञेय और जमानती प्रवृत्ति के होंगे। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि राज्य विधानसभा इस समय सत्र में नहीं है। 1897 अधिनियम के तहत किए गए किसी भी विनियमन या आदेश को उल्लंघना को अधिनियम की धारा 3 के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रकोप के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण दवाओं के उपभोग सामग्रियों की खरीद के लिए भी अध्यादेश का प्रावधान है। अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। 213(1) उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है। कश्मीर में व्याप्त स्थिति के चलते इस वर्ष में सूचकांक में भारत की रैंकिंग काफ़ी प्रभावित हुई है। कश्मीर में व्याप्त स्थिति के चलते इस वर्ष के सूचकांक में भारत की रैंकिंग काफ़ी प्रभावित हुई है। कौन सी रैंकिंग? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। 21 अप्रैल 2020 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 2 स्थान गिरकर 142वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में सूचकांक में भारत को 140वीं रैंक प्राप्त हुई थी। यह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रतिवर्ष पेरिस तथा अभियान समूह से रिपोर्टर्स RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया जाता है। तो 180 देशों के इस क्षेत्र में मीडिया की स्थिति का सर्वेक्षण कराता है। 2020 में सूचकांक पर नॉर्वे को लगातार चौथे वर्ष अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। फिनलैंड ने दूसरा और डेनमार्क ने तीसरा। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में उत्तर कोरिया ने अपने नेता किम जोंग उन के अधिनायकवादी शासन के कारण निम्न रैंक प्राप्त का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इंडिया 142, थाईलैंड 140। कश्मीर में व्याप्त स्थिति के चलते इस वर्ष के सूचकांक में भारत की रैंकिंग काफ़ी प्रभावित हुई है। वर्ष 2019 में भारत में पत्रकारों की एक भी हत्या नहीं होने के कारण देश की मीडिया की सुरक्षा स्थिति में सुधार देखा गया था। बता दें कि वर्ष 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि देश में प्रेस स्वतंत्रता का लगातार उल्लंघन देखा गया है, जिसमें पत्रकारों के खिलाफ पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा हमले और आपराधिक समूह और भ्रष्ट स्थानीय अधिकारी द्वारा उकसाए गए विद्रोह शामिल थे। ब्रिक्स भारत का पड़ोसी देश है। देखो यहाँ पर सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। उसके बाद सूचकांक में ब्रिक्स भारत के पड़ोसी देश कौन कौन में स्थान पे है? देखो भारत 142वें स्थान पर है। चीन में जो है प्रेस की स्वतंत्रता 177वें स्थान पर है और रशिया में प्रेस की स्वतंत्रता 149वें स्थान पर है। लेकिन भारत से अच्छा है कौन? श्रीलंका है। श्रीलंका से भी अच्छा है नेपाल। नेपाल से अच्छा ब्राज़ील, फिर भूटान, दक्षिण अफ्रीका। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है ना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को दस्तावेजीकरण करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना 1985 में हुई थी। RSF को संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय संघ और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान। हॉटस्पॉट क्षेत्रों किसकी अनुमति है? संक्षिप्त नेशनल टेली कम्युनिकेशन सेंटर कॉन्टैक्ट। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 28 मार्च 2020 को राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श के नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। कॉन्टैक्ट परियोजना दरअसल कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का संक्षिप्त नाम है। इसकी परिकल्पना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। अखिल भारतीय एम्स नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ये कॉन्टैक्ट एक टेलीमेडिसिन केंद्र है जिसकी स्थापना एम्स नई दिल्ली के द्वारा की गई है, जिसे देश भर से विशेषज्ञों के बहुआयामी सवालों का उत्तर देने के लिए विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इसमें जो है वीडियो वार्तालाप के लिए व्हाट्सएप, स्काइप और गूगल डुओ का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना। मेगा ऑनलाइन चैलेंज एंड समाधान। मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान। छात्र छात्राओं में नई खोज करने की क्षमता को परखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान AICTE ने 7 अप्रैल 2020 को फोर्ज और इनोवेशियो क्यूरियस के साथ मिलकर एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं ऐसे उपायों की खोज करेंगे जिससे सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल और अन्य सेवाओं को असमय आई चुनौती का त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा इस समाधान चैलेंज के द्वारा नागरिकों को जागरूक बनाने का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करने का और किसी भी संकट को रोकने का और लोगों को आजीविका दिलाने में सहायता करने का काम भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों के विचार कितने प्रभावशाली हैं, जो तकनीकी और व्यावसायिक रूप से ऐसे समाधान निकाले जो कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने में मदद करें। द सरल कलेक्शंस हो गया, किसान सभा ऐप हो गया, IMFC बोर्ड हो गया, MSME हेतु पोर्टल हो गया, शिपमेंट पोर्टल हो गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु हो गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था कि भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था, जिसका अर्थ है कि समुद्री पुल पहले यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को वापस लाने की योजना है, जो जहाज़ों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और वहन क्षमता के साथ साथ कोविड-19 से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों के अनुसार वापस लाए जाने वाले व्यक्तियों को केरल के कोच्चि शहर में उतारा गया था। तो समुद्र सेतु ऑपरेशन में सबसे पहला जो जहाज आया था उसको केरल के कोच्चि शहर में उतारा गया था। स्वयं सहायता समूह। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये PMGKY है। और केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद के उद्देश्य से 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। इसके तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि निर्धनतम लोगों के हाथों में भोजन और पैसा देकर उनकी भरसक मदद करना, ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति और वस्तुओं की खरीदने और अपनी अनिवार्य ज़रूरतों को पूरा करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि यदि आयकर दाता अपनी अवैध कमाई को घोषित करने और उस आय पर 50% का टैक्स देते हैं तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उनकी ओर से दिए जाने वाले 50% पेनाल्टी को PM गरीब कल्याण योजना के कोष में जमा करने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही इनकी ओर से दिए जाने वाले 50% पेनाल्टी को PM गरीब कल्याण योजना के कोष में जमा करने का फैसला किया गया था। वर्ष 2016 की इस योजना के तहत हाल ही में जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना किया गया है, जैसे कि सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय,
जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गया, वार्ड बॉय हो गया, नर्स हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, सहायक स्वास्थ्य कर्मी हो गए, टेक्नीशियन हो गया, डॉक्टर्स हो गया, विशेषज्ञ हो गया और अन्य स्वास्थ्यकर्ता हो गया। एक विशेष बीमा योजना के तहत बीमा कवर पाएंगे। कोविड-19 मरीजों का इलाज करते समय किसी भी स्वास्थ्य प्रोफेशनल के साथ दुर्घटना होने पर उन्हें योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसके तहत लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत सरकार अगले 3 महीने के दौरान इस विपत्ति की वजह से खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण किसी को भी, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कष्ट नहीं देना होने देगी। पीएम दुर्घटना योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसके तहत लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना अन्य योजना क्या है कि भारत सरकार अगले 3 महीने के दौरान इस विपत्ति की वजह से खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी को भी, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कष्ट नहीं होने देगी और 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं और चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त मिलेगी। 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दाल मुफ्त में मिलेगी। इस प्रकार भारत की लगभग 2/3 आबादी को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को अगले 3 महीने के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले 2 गुना अन्न दिया जाएगा। ये अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसानों को लाभ 2020-21 में दी 2,000 रुपये की पहली किश्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत खाते में डाल दी जाएगी, जिसमें 8.7 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। ठीक है ना। पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नकद हस्तांतरण हुआ था गरीबों की मदद। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कुल 20 करोड़ महिला खाता धारकों को अगले 3 महीने के दौरान प्रति माह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। संगठित क्षेत्रों में कम पारिश्रमिक पाने वाले की मदद 100 रुपये से कम कामगार वाले प्रतिष्ठानों में प्रतिमाह 1500 रुपये की कम से कम पारिश्रमिक पाने वाले को अपना रोजगार खोने का खतरा है। इस पैकेज के तहत सरकार ने अगले 3 महीने के दौरान उनके पीएफ खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24% भुगतान करने का प्रस्ताव पास किया है, जिससे उनके रोजगार में व्यवस्था या खतरे को रोका जा सकता है। विधवाओं और दिव्यांगों की सहायता। जैसे ऐसी लागत 3 करोड़ वृद्ध विधवाएं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों की है, जो कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक व्यवधान के कारण असुरक्षित है। सरकार अगले 3 महीने के दौरान कठिनाइयों से निपटने के लिए उन्हें 1,000 रुपये देगी। मनरेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। 13 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने से प्रयुक्त श्रमिक को सालाना 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। स्वयं सहायता समूह 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित महिलाएं 6 करोड़ परिवारों को आवश्यक सहयोग देगी। इसे देखते हुए जमानत मुफ्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य उपाय क्या क्या है। जैसे कि संगठित क्षेत्र है, कर्मचारी भविष्य निधि नियमों में संशोधन कर महामारी को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि का 75% का गैर वापसी योग्य अग्रिम और 3 माह का पारिश्रमिक उनमें से जो भी कम हो प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। ईपीएफ के तहत वैश्विक व्यापार प्रणाली में देखो क्या है। देखो, भारत की वित्त मंत्री ने विशेष आहरण अधिकार क्या है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नए विशेष आहरण अधिकार के सामान्य आवंटन का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यह कोरोना वायरस संचालन वित्तीय दबावों को कम करने में प्रभावी नहीं होगा।
असंबद्ध उद्देश्यों के लिए विभिन्न देश इस धन का उपयोग करते हैं, तो इस तरह का व्यापक तरलता प्रवेश दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है। इनाम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नई सुविधाएं क्या क्या दी गई हैं? राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म ई नाम प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म ई नाम तो ई नाम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नई सुविधाएं दी गई है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म ई नाम प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 अप्रैल 2020 को 3 नई सुविधाएं लॉन्च की है। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में अपने आने की ज़रूरत कम हो जाएगी। वे उपज वेयर हाउस में रखकर वहीं से बेच सकेंगे। साथ ही किसान उत्पादक संगठन अपने संग्रह से उत्पाद को लाए बिना व्यापार कर सकते हैं। लॉजिस्टिक मॉड्यूल के नए संस्करण को भी जारी किया गया है, जिससे देश भर के 4.25 लाख ट्रक जुड़ सकेंगे। नए लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ई नाम है। ये ई नाम में गोदाम से व्यापार की सुविधा के लिए वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल है। ई नाम में एफपीओ का ट्रेडिंग मॉड्यूल, जहां एफपीओ अपने संग्रह से उत्पाद को एपीएमसी मंडी में लाए बिना व्यापार कर सकते हैं। लॉजिस्टिक मॉड्यूल का उन्नत संस्करण है, जिसमें परिवहन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के एग्रीगेटर उपलब्ध होंगे, जो उपभोक्ताओं को अपनी उपज के लिए परिवहन सुविधा का लाभ प्रदान करेंगे। संभावित लाभ क्या है? नई सुविधाओं से छोटे और सीमांत किसानों को काफ़ी सहूलियत होगी। वे अपनी उपज मान्यता प्राप्त गोदामों में रख पाएंगे, लॉजिस्टिक्स खर्चों को बचा सकेंगे और बेहतर आय अर्जित करते हुए देश भर में उपज को अच्छे तरीके से बेचकर खुद को परेशानी से बचा सकेंगे। मूल्य स्थिरीकरण समय और स्थान उपयोगिता के आधार पर किसान आपूर्ति की मांग की तुलना करते हुए फायदे में रहेंगे। एफपीओ को बोली के लिए अपने आधार संग्रह केंद्रों से अपनी उपज अपलोड करने में सक्षम बनाएगा। वे बोली लगाने से पहले उपज की कल्पना करने में मदद के लिए आधार केंद्र में उपज गुणवत्ता मापदंडों की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। एफपीओ के पास सफल बोली लगाने के बाद मंडी के आधार पर यह अपने स्तर से उपज वितरण का विकल्प होगा। देखो, इन सबसे मंडियों में आवागमन कम होने से सभी को सुविधा होगी और परिवहन की लागत कम होगी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी। ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है? ई नाम कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और खरीदारों की ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करना है तथा सुचारू विपणन के जरिए बेहतर मूल्य प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इस प्लेटफॉर्म को सरकार को 31 दिसंबर 2019 तक देश की 585 मंडियों में चरणबद्ध तरीके से विस्तारित करना था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन लघु कृषक कृषि व्यावसायिक कंसोर्टियम ई नाम लागू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। भारत में ई नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था, जिस समय पहले से ही 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 मंडियों को ई नाम पोर्टल एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 415 मंडियों को भी ई नाम से जल्द ही जोड़ा जाएगा, जिससे इस पोर्टल पर मंडियों की कुल संख्या 1000 हो जाएगी। ई नाम पर इन सुविधाओं के कारण किसानों, व्यापारियों और अन्य को मंडियों का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान रथ मोबाइल ऐप क्या है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना संकट के दौर में किसानों को राहत देने के लिए 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का शुभारंभ कृषि आपूर्ति श्रृंखला, कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में देश में खेती किसानी से जुड़े तमाम लोगों को हर संभव मदद मिल सके। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? खेती किसानी का काम इन दिनों जोरों पर है। इन अनेक राज्यों में
उपार्जन का काम भी प्रारंभ हो गया। सारी रियायतों के बाद भी कृषि उत्पाद के परिवहन में कुछ दिक्कतें थी। इसलिए किया गया था कि लॉकडाउन से पहले परिवहन से जुड़े सभी लोग एक साथ थे, लेकिन ये लागू होने के बाद से कहीं अलग अलग चले गए हैं, जिसमें परेशानी आई कि सबकी उपलब्धता कैसे होगी। इसी कठिनाई को हल करने के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना। भारत विशेष रूप से जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद हेतु कृषि आपूर्ति श्रृंखला में हो रहे व्यवधानों को कम करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। यह ऐप किसानों को, व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जोड़ेगा। इसके लिए कंट्रोल रूम भी सेट अप किया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ये ऐप उन किसानों और व्यापारियों की मदद करने के लिए है जो उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों की खोज कर रहे हैं। इसमें खेत से मंडियों और स्थानीय गोदामों और किसान उत्पाद संगठनों के संग्रह केंद्रों तक किया जाने वाला प्राथमिक परिवहन और स्थानीय मंडियों में अंतर राज्यीय मंडियों और प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों, थोक विक्रेताओं के लिए किया जाने वाला द्वितीय परिवहन शामिल है। भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? तो लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2020 को भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराए के भुगतान में राहत प्रदान की है। इनमें से अधिकतर इकाइयां तो टेक एमएसएमई है या स्टार्टअप है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के एसटीपीआई परिसरों में स्थित इन इकाइयों को इतना तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराए में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है। इसके देश भर में 60 केंद्र हैं और इन केंद्रों में स्थित इकाइयों को किराए में छूट प्रदान करने की पहल से वर्तमान संकट की स्थिति में उद्योग को राहत मिलेगी। इस कदम के लाभ क्या? ये पहल इन 60 एसटीपीआई केंद्रों में से संचालित लगभग 200 आईटीएसएमई को लाभ प्रदान करेगा। 4 महीने की अवधि के दौरान प्रदान की गई किराए में छूट का कुल अनुमानित खर्च करीब 5 करोड़ रुपए है। ये प्रयास लगभग 3,000 आईटीआईटीएस कर्मचारियों के बड़े हित में है, जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है। भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। इसमें 5,000 से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं और देश भर में कुल 60 एसटीपीआई केंद्र हैं और केंद्रीय कार्यक्रम जिनमें 51 केंद्र टियर 1 एंड टियर 3 के शहरों में है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व जो है ये भारत को महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करेगा और इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज देश भर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वाधिक सहायता का पर्याय बन गया है। एसटीपीआई ने एसएमई के स्टार्टअप इकाइयों पर विशेष ध्यान देने के साथ सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण विकासात्मक भूमिका निभाई है। एसटीपी योजना एक अनूठी योजना है जिसे बिना किसी स्थानीय अवरोध के सॉफ्टवेयर उद्योग, स्टार्टअप्स और एसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी फ्रेश स्टार्ट एंड एलएलपी सेटलमेंट स्कीम कोविड-19 के मद्देनज़र कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी को राहत प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 को कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है। ये कंपनी एलएलपी को डिफ़ॉल्ट की अवधि से ये फाइलिंग संबंधित डिफ़ॉल्ट को कम करने में पूरी तरह से अनुपालन करने वाली एक नई इकाई के तौर पर शुरुआत करने में मदद करेगी। महत्व में लाभ क्या है? ये फ्रेश स्टार्ट स्कीम और संशोधित एलएलपी सेटलमेंट स्कीम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई है और प्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थिति में अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और अनुपालन बोझ को भी कम करती है। इन योजनाओं की विशेषता ये है कि इनके राहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीकृत कंपनियों अथवा एलएलपी को फाइलिंग में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क में एकमुश्त छूट दी गई है।
पार्टनर्स हो गया, मिनिमम 2 पार्टनर्स हो गया, लो फॉर्मेशन कॉस्ट हो गया, नो कंपलसरी ऑडिट है, इजी टू एस्टैब्लिश है, लिमिटेड लायबिलिटी है, टैक्स बेनिफिट है। इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना है, ठीक है ना। बीसी सखी, बैंक सखी, डीबीटी भुगतान बैंकिंग, FRBM एक्ट, MSP और MFP योजना, MSP एंड MFP योजना, स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था इस, देखो यहाँ पर योजना पर योजना क्या, MSP फॉर MFP योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों ने MFP के लिए MSP के तहत उपलब्ध धनराशि से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उत्पाद की खरीद की शुरुआत करने के लिए कहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए निर्देशों को 26 फरवरी 2019 को अधिसूचित किया था। इसके अंतर्गत MFP की खरीद की शुरुआत करें और शहरी क्षेत्रों से लेकर आदिवासी इलाकों में बिचौलियों की गतिविधि को कम करें और जनजातीय समुदायों के बीच कोरोना वायरस के प्रसार की किसी भी घटना की जांच कराएं। MSP फॉर MFP योजना केंद्र ने 2013 में इसको शुरू किया था, लेकिन आदिवासियों द्वारा एकत्रित किए गए लघु वन उत्पाद के लिए उचित मूल्य प्रदान करती है। विदित हो कि वनों से प्राप्त होने वाली सामान्य उपज का लगभग 10 करोड़ जनसंख्या वाले भोजन, आश्रय और दवाओं के नकद आय के लिए निर्भर होते हैं। 2006 के अनुसार MFP के अंतर्गत पौधे के से उत्पन्न सभी गैर कास्ट वन उपज आते हैं। इनमें से बांस, बरश की लकड़ी, स्टंप, टस्सर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदु, केंद के पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी, जड़ें, कंद आदि शामिल हैं। यह योजना भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्रों वाले 8 राज्यों में लागू की गई है। नवंबर 2016 से यह योजना सभी राज्यों में लागू है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है तथा वहीं इन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करता है। स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है कि ड्रोन के जरिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि के स्वामित्व का नक्शा बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उद्देश्य, भारत में संपत्ति रिकॉर्ड के रखरखाव में क्रांति लाने के उद्देश्य से ये योजना पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई थी। योजना की आवश्यकता को देखते हुए महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने के कागज नहीं होते। अधिकांश राज्यों में स्थित गांवों में भूमि के सत्यापन के उद्देश्य से आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मापन नहीं किया गया है। कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत गैर विवादास्पद रिकॉर्ड बनाने के लिए गाँवों में आवासीय भूमि को ड्रोन का उपयोग करके मापा जाएगा। और ड्रोन किसी गांव की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे और राजस्व क्षेत्र की सीमाओं का समयांकन करेंगे। इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्यों के पंचायती राज विभागों और राजस्व विभागों के साथ निकट समन्वय से किया जाएगा। ड्रोन मैपिंग द्वारा की गई सटीक मापों का उपयोग करके राज्यों द्वारा गाँवों में प्रत्येक संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। ये कार्ड संपत्ति मालिक को दिए जाएंगे और भूमि राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति का अधिकार प्राप्त होने से ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति के उपयोग द्वारा बैंक वित्त तक पहुंच करने में सक्षम हो सकेंगे। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? मौद्रिक नीति में हेलीकॉप्टर मनी क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में RBI को ये सुझाव दिया है कि वे राज्य सरकारों को वर्तमान संकट के दौर में उबरने और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में मदद करने के लिए गतिविधि को पुनः शुरू करने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को अपनाएं।
उन्होंने मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग के माध्यम से जीडीपी के 5% के बराबर धनराशि जारी करने का सुझाव देते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर मनी राज्यों को इस संकट से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? हेलीकॉप्टर मनी एक अपरंपरागत परिकल्पनात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें अर्थव्यवस्था को उद्दीपित करने के लिए जनता को वितरित करने के लिए भारी मात्रा में धन की छपाई की जाती है। इस अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को फिर से ट्रैक पर लाना है। इसमें रुपए का व्यापक पैमाने पर ऋण करना और इसे जनता में वितरित करना शामिल है। इस तरह की नीति के तहत एक केंद्रीय बैंक भारत के संदर्भ में आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से धन की आपूर्ति को बढ़ाता है तथा मांग व मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के माध्यम से देश की आबादी को नई नकदी वितरित करता है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मिल्टन फ्रीडमैन नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हेलीकॉप्टर मनी शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि इस शब्द को 2002 में लोकप्रियता तब मिली जब तत्कालीन फेडरल रिजर्व गवर्नर बर्नानके ने अपने भाषण में इस शब्द का संदर्भ दिया। फिर फ्रीडमैन ने हेलीकॉप्टर शब्द का प्रयोग गहरी मंदी से संघर्ष रहित अर्थव्यवस्था को उससे बाहर निकालने के उद्देश्य से अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग को इंगित करने के लिए किया था। हेलीकॉप्टर मनी बनाम क्वांटिटेटिव ईजिंग। हेलीकॉप्टर मनी या क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी मात्रात्मक सहजता का एक अपरंपरागत विकल्प है। हालांकि दोनों का ही उद्देश्य उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को बढ़ाना है। जहाँ हेलीकॉप्टर मनी जनता को बड़ी मात्रा में मुद्रा वितरित करने और मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाता है, वहीं मात्रात्मक सहजता आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करने के लिए सरकार अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीद कर धन की आपूर्ति को बढ़ाती है। देखो कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट। भारत के लिए प्रेषित धन में 23% की गिरावट। हेलीकॉप्टर मनी और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो सीधे शब्द में कहें तो हेलीकॉप्टर मनी का मतलब केंद्रीय बैंक से राज्य और केंद्र सरकारों के लिए गैर प्रतिदेय धन हस्तांतरण नॉन रीपेएबल मनी ट्रांसफर का विस्तार है ताकि वित्तीय प्रणाली में तरलता को बढ़ाया जा सके। इस नीति का उद्देश्य देश में अधिक पैसा खर्च करने के लिए लोगों की जेब में पैसा डालना और देश में आर्थिक गतिविधि को चालू करना है। हेलीकॉप्टर मनी का सीधा प्रभाव यह होता है कि लोगों की डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होती है और साथ ही अर्थव्यवस्था में मांग और मुद्रास्फीति को बढ़त मिलती है, धन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। देखो अंतर्राष्ट्रीय मामला क्या है? दक्षिणी यमन में स्वयं शासन की घोषणा। देखो क्या है, दक्षिण यमन में स्वयं शासन की घोषणा हो गई। यमन के दक्षिणी अलगाववादियों ने देश की अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सरकार के साथ शांति समझौता तोड़ दिया और क्षेत्रीय राजधानी अदन पर कब्जा कर लिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होने का खतरा पैदा हो गया। और एक बयान में अलगाववादी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने आपातकाल की घोषणा की और कहा है कि हम दक्षिणी बंदरगाह शहर और अन्य दक्षिणी प्रांतों का शासन स्वयं करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन वाले अलगाववादियों ने सऊदी अरब द्वारा समर्थित यमन सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। यमन सरकार ने अभी तक अलगाववादियों की घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चावल किसानों के लिए WTO की पीस क्लॉज का उपयोग। भारत ने अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विपणन वर्ष 2018-19 के लिए चावल किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए WTO के शांति खंड का उपयोग किया है। WTO के शांति फंड का उपयोग किया। WTO के शांति फंड का भारत ने उपयोग किया है और एक पीस क्लॉज के तहत WTO संगठन के विवाद निपटान मंच पर एक विकासशील राष्ट्र द्वारा दी गई निर्धारित सब्सिडी की उच्चतम सीमा के किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचते हैं। निर्धारित उच्चतम सीमा के ऊपर की सब्सिडी को व्यापार में विकृत होने के रूप में देखा जाता है। सीमा भारत जैसे विकासशील देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कुल मूल्य का 10% तय किया गया है। G20 देशों में कृषि मंत्रालय। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक क्या है? G20 बैठक में वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि उत्पाद की निबंध आपूर्ति बनाए रखने का फैसला किया गया है। इस बैठक का आयोजन सऊदी अरब की पहल पर किया गया था। भारतीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में लॉकडाउन के दौरान भारत में सभी कृषि कार्यों को दी गई छूट
और अनिवार्य कृषि जिन्सों के निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी है। आरोग्य सेतु ऐप क्या? विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण देते हुए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसमें बताए गए नवीन उपाय व्यापक जन समुदाय में संक्रमण का पता लगाने और लोगों को जागरूक बनाने में मददगार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप स्मार्टफोन से विस्तार के आंकड़ों का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ताओं को उनके आसपास कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के होने की जानकारी देता है। चीन द्वारा WHO में $3 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया गया। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए $3 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। यह अनुदान चीन के द्वारा इससे पहले WHO को दी गई $2 करोड़ की राशि के अतिरिक्त होगा। उल्लेखनीय है कि चीन ने कुछ समय पहले अमेरिका द्वारा WHO का वित्त पोषण रोकने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। अमेरिका ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में WHO की भूमिका पर सवाल उठाते हुए वित्त पोषण रोक दिया था। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया एवं भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने अफगानिस्तान में शांति का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों पर 6+2+1 समूह की बैठक बुलाई थी। हालांकि क्षेत्रीय चर्चाओं से अलग भारत को अभी भी शांति प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर के लिए प्रयास करना होगा। 6+2+1 समूह में अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी देश चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 2 वैश्विक खिलाड़ी अमेरिका व रूस प्लस 1 देश अफगानिस्तान शामिल है। अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी राज्य हैं, 2 बड़ा खिलाड़ी है चीन और अमेरिका और रूस, और 1 है अफगानिस्तान। ठीक है, उसका 6 पड़ोसी देश भी है, लेकिन भारत इसमें नहीं है। अफगानिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों के बावजूद भारत इस बैठक से अनुपस्थित था। भारत की अनुपस्थिति ये पहली बार नहीं है जब भारत को अफगानिस्तान से संबंधित चर्चाओं से बाहर रखा गया है। दिसंबर 2001 में भारत प्रारंभ में जर्मनी संबंध वार्ता का हिस्सा नहीं था, जहां बॉन समझौता हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान पर शासन करने के लिए अंतरिम प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। जनवरी 2010 में भारत को अफगानिस्तान से संबंधित लंदन सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने इसे बीच में ही छोड़ दिया जब यह पता चला कि बैठक ने तालिबान के साथ वार्ता करने का फैसला किया है। भारत की पहल बॉन समझौते में भारत ने यह सुनिश्चित किया था कि उत्तरी गठबंधन के नेता हामिद करजई को तालिबान शासन की जगह लेने वाली अंतरिम व्यवस्था के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए आम सहमति बने। भारत ने 2010 के सम्मेलन के बाद अफगानिस्तान के साथ अपने प्रयासों को पुनः परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने 2011 में ऐतिहासिक राजनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये किसी भी देश के साथ अफगानिस्तान का पहला ऐसा समझौता था। भारत के प्रति वर्तमान रुख क्या है? 2020 में भारत को वार्ताओं से दूर रखने का कारण यह माना गया है कि अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता, लेकिन वास्तव में ये इसलिए था क्योंकि भारत ने कभी भी अमेरिकी तालिबान शांति प्रक्रिया के लिए अपने समर्थन की घोषणा नहीं की है। भारत द्वारा सार्वजनिक रूप से तालिबान से बात करने के प्रतिरोध के कारण एक वार्ताकार के रूप में भारत की स्थिति कमजोर बन गई है। भारत का कहना है कि केवल एक अफगान नेतृत्व, अफगान स्वामित्व और अफगान नियंत्रण वाली प्रक्रिया की ही अनुमति दी जा सकती है। अफगानिस्तान या अशरफ गनी सरकार वर्तमान में भी सुलह प्रक्रिया का नेतृत्व या नियंत्रण नहीं करती है। अमेरिकी तालिबान शांति समझौते का मतलब केवल इतना होगा कि तालिबान अधिक शक्तिशाली हो जाए। अमेरिकी तालिबान शांति समझौते का मतलब केवल इतना होगा कि तालिबान अधिक शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिक को वापस बुला लेगा। तालिबान का अंतर अफगान प्रक्रिया में और अधिक प्रभाव रखेगा, क्योंकि अमेरिकी अफगानिस्तान सरकार को दी जाने वाली फंडिंग को भी रोक सकता है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, भारत की अशरफ गनी सरकार के प्रति सहयोगी रुख से सुलह प्रक्रिया में भारत का प्रभाव सीमित है। अन्य नेताओं जैसे कि अब्दुल्ला के साथ अपनी स्थिति को कमजोर किया है। 2001 के बाद से अफगानिस्तान के अंदर भारत की मौजूदगी के कारण आतंकी समूहों द्वारा निरंतर धमकी दी जा रही है। इनमें इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। अफगानिस्तान में भारत की साख। भारत को अफगानिस्तान में अपनी साख को हुए नुकसान पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत में हाल ही में घटनाक्रम, विशेष रूप से नागरिक संशोधन अधिनियम पर विवाद ने इसे नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान के बहुसंख्यक मुस्लिम नागरिक, जिनमें से कई भारत को दूसरे घर के रूप में मानते हैं, अफगानिस्तान
के बहुसंख्यक मुस्लिम नागरिक, जिसमें से कई भारत को दूसरे घर के रूप में मानते हैं, इस कदम से दूरी दोनों के बीच अंतराल को बढ़ाएगा। भारत की साख के निर्माण में बुनियादी ढांचा परियोजना और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की साख निर्माण में बुनियादी ढांचा परियोजना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट ने भारत के एक बहुलवादी समावेशी लोकतंत्र के रूप में छवि से विचलित कर दिया है। भारत में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट ने भारत की एक बहुलवादी समावेशी लोकतंत्र के रूप में जो छवि थी उसको विचलित कर दिया है, जिसका उदाहरण देकर कई लोगों को प्रेरित किया गया है। भारतीय प्रयास। भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। भारत को अफगानिस्तान के क्षेत्रीय निर्माण में अग्रणी स्थिति का आश्वासन देना चाहिए। भारत की परियोजनाओं में $3 बिलियन से अधिक की सहायता, लगभग $1 बिलियन का व्यापार। कोरोना बाढ़। चाबहार के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग के विकास के लिए $20 बिलियन का अनुमानित खर्च। अफगान नेशनल आर्मी और नौकरशाहों और डॉक्टरों प्रशिक्षण के लिए अन्य पेशेवरों को भारतीय समर्थन और 3 प्रमुख परियोजनाओं में अफगान संसद और डोलारस राजमार्ग और अफगानिस्तान भारत मैत्री संधि सम्मिलित है। अन्य सैकड़ों छोटी बड़ी विकास परियोजनाओं ने भारत की स्थिति को मजबूत किया, भले ही पाकिस्तान की कोशिशें इसे कमजोर कर रही हों। भारत सरकार को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी सहायता केवल काबुल या अफगानी सरकार तक सीमित न होकर व्यापक रूप से राजधानी काबुल के बाहर के केंद्रों पर भी आधारित है। भारत को एक विशेष दूत की नियुक्ति कर विचार करना चाहिए, क्योंकि अतीत में अफगानिस्तान में अपने प्रयासों से निपटने के लिए ऐसा किया गया है। अस्थायी शांति के लिए अफगानिस्तान पर ईरान और अमेरिका के बीच एक समझ आवश्यक है और भारत इसमें एक मध्यस्थ भूमिका निभा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार विकासशील देश का दर्जा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के विकासशील देश वाले स्टेटस को बदलने के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों में परिवर्तन करने के लिए कहा है। अमेरिका ने चीन पर विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि चीन को विकासशील माना जाता है तो अमेरिका को भी माना जाना चाहिए। अमेरिका को भी माना जाना चाहिए जब चीन को विकासशील माना जा रहा है, तो क्या चीन को एक विकासशील राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? वर्ष 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। 2011 तक चीन जीडीपी के संदर्भ में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक, चौथा सबसे बड़ा वाणिज्य सेवक। 2011 तक चीन जीडीपी के संदर्भ में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक था और चौथा सबसे बड़ा वाणिज्यिक सेवा निर्यातक था और विकासशील देशों के बीच एफडीआई के लिए पहला गंतव्य बन गया था। तो विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश WTO विकसित और विकासशील देशों की कोई परिभाषा नहीं है। सदस्य देश स्वयं ये घोषणा करते हैं कि वे विकासशील या विकसित देश हैं। हालांकि अन्य देश विकासशील देशों को उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के लिए सदस्य को निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। व्यापार संगठन के विकासशील देश का दर्जा प्राप्त देशों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। विकासशील देश की स्थिति विशेष अंतर्व्यवहार के प्रावधानों को सुनिश्चित करती है, जो उन्हें समझौते में प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक समय देती है। इसमें व्यापार के अवसरों को बढ़ाने और व्यापार हितों की रक्षा करने और विवादों से निपटने हेतु क्षमता निर्माण और तकनीक मानकों के लागू करने के लिए समर्थन प्राप्त होता है। मापदंड जो है क्या है, देखो, आमतौर पर वर्ल्ड व्यापार WTO विकसित और विकासशील और अल्प विकसित देशों के रूप में नामित किया जाता है। टेरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता का अनुच्छेद 18 मानता है कि समझौते के उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए उन देशों के लिए प्रगतिशील विकास गेट के अनुच्छेद 18 और विशेष अंतर उपचार जैसे प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए खुद को विकासशील देश के रूप में नामित करते हैं।
प्रावधानों का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए व्यापार और अवसर को बढ़ाना है। डब्ल्यूटीओ के दायित्वों का पालन करने के लिए लंबे समय तक संक्रमणकालीन अवधि सुनिश्चित करना और अन्य चीज़ों के साथ देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव रूप से सेवारत अनुभवी राजनयिक टीम तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन। हाल ही में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवारत अनुभवी राजनयिक टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अस्थायी मिशन में राजनयिक मिशन है जिसकी प्रत्येक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनियुक्त होते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। देश के प्रतिनिधित्व का वियना सम्मेलन अनुच्छेद 1.7 के अनुसार स्थायी मिशन एक स्थायी चरित्र का एक मिशन है जो देश के प्रतिनिधित्व करता है। देखो 3 दिसंबर 1948 को पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 257(3) इस पद को संबोधित करता है। ऐसे स्थायी मिशन की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत की प्राप्ति में सहायता करने के लिए काम करता है। वे संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के सत्रों के बीच संपर्क बनाए रखता है। भारत और संयुक्त राष्ट्र। देखो भारत और संयुक्त राष्ट्र क्या है। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन चर्चित चुनिंदा सदस्यों में शामिल था जिन्होंने जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की। भारत ने 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। वर्तमान में भारत ने विकास और गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जलदस्यु और निशस्त्रीकरण और मानव अधिकार, शांति निर्माण, शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियों की भावना में संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया। विगत दशकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के लिए आह्वान करने के अलावा भारत ने सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता के दृष्टिकोण की वकालत की है। भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। प्रतिनिधियों को न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें जेनेवा, वियना और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यालयों में भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में अंडर सेक्रेटरी जनरल और सहायक महासचिव के स्तर पर वरिष्ठ नेतृत्व के पदों पर 8 भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र में पहले भारतीय प्रतिनिधियों में राजनेता आरकोट रामास्वामी और मुदलियार और स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित और लक्ष्मण मेनन शामिल थे। हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में भी सम्मिलित थी। – 2020 में कच्चे तेल की मांगों में भारी गिरावट का अनुमान। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अप्रैल 2020 में कच्चे तेल के उत्पादन में 29 मिलियन बैरल की गिरावट का अनुमान लगाया था। लॉकडाउन की वजह से हुआ था। ऐसा पिछले 25 वर्षों में पहली बार हुआ है और दुनिया भर में तेल की मांगों पर वैश्विक लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बाजार में गिरावट का सामना करना पड़ा है। सऊदी अरब और रूस के बीच मूल्य निर्धारण युद्ध और फिर वायरस के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक तबाही के कारण कच्चे तेल की कीमत पहले की लगभग 60% गिर गई है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में लागू आर्थिक लॉकडाउन के कारण इस साल तेल की वैश्विक मांग में सबसे अधिक गिरावट आई है। इसका प्रभाव क्या हुआ? सस्ती ऊर्जा उपभोक्ता और ऊर्जा संबंधी व्यवसायों के लिए सहायक हो सकती है क्योंकि इससे उत्पादन की लागत में कमी आएगी। इससे तेल उत्पादक देशों के वित्त में कमी आ रही है, जिनमें से कई अपेक्षाकृत कमजोर अर्थव्यवस्थाएं वाले देश और स्थिति कई कंपनियों को दिवालियापन की ओर ढकेल रही है। तेल की कीमतों में कमी के कारण चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश रणनीतिक भंडार के लिए अधिक तेल खरीदेंगे। हाल ही में ओपेक और देश द्वारा वैश्विक उत्पादन के 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम करने के सौदे की स्थिति को कुछ हद तक स्थिर करने में मदद मिलेगी। भारत पर प्रभाव क्या? भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 80% आयात करता है और ऐसे में तेल कीमतों की गिरावट से स्वदेशी मुद्रा में बचत की जा सकेगी। तेल की कीमतों
में गिरावट से सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी और हालांकि तेल की कीमतों में गिरावट से तेल निर्यातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को क्षति होगी, जिसके कारण इन देशों को होने वाले भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट से इन देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रेषित धन में कमी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसे OECD के ढांचे के अंतर्गत 1974 में स्थापित किया गया था। मिशन अपने सदस्य देशों और अन्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसके मिशन को 4 मुख्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और दुनिया भर से जुड़ाव। भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसे 1973-74 के तेल संकट के मद्देनजर स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को प्रमुख तेल आपूर्ति व्यवधानों में प्रतिक्रिया देने में मदद करना है। आईईए के जनादेश के समय देश के साथ विस्तार किया गया, जिसमें प्रमुख वैश्विक ऊर्जा रुझानों को ट्रैक करना और उनका विश्लेषण करना, मजबूत ऊर्जा नीति और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना सम्मिलित है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। आईईए संगठन में भारत सहित कुल 8 एसोसिएट देश भी शामिल हैं। एक उम्मीदवार देश OECD का सदस्य देश होना चाहिए, लेकिन सभी OECD सदस्य आईईए सदस्य नहीं है। आईईए द्वारा जारी रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो गया, वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा संख्या की, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स हो गया, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस हो गया, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। देखो 11.7 करोड़ बच्चों को खसरे का जोखिम। संयुक्त राष्ट्र, हाल ही में WHO तथा यूनिसेफ जैसे संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कोरोना के कारण टीकाकरण रुकने से दुनिया भर में 11.7 करोड़ बच्चों को खसरे का मीजल्स होने का जोखिम है, क्योंकि कई देशों द्वारा कोविड-19 की लड़ाई के बीच अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है। प्रमुख तथ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में 24 देशों ने टीकाकरण का काम रोक दिया है और कोरोना वायरस के कारण 13 अन्य देशों में भी टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। खसरा और रूबेला के खतरे को घटाने के लिए वैश्विक स्तर की भागीदारी संस्था मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव्स ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा महामारी के दौरान और बाद में भी टीकाकरण के कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। स्वास्थ्य संगठन ने आग्रह किया है कि यदि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रयास के चलते टीकाकरण रोकना ज़रूरी है, तो जिन बच्चों को टीका नहीं दिया गया उन्हें चिन्हित करके जल्द से जल्द खसरे का टीका दिया जाए, ताकि उन बच्चों को अन्य बीमारियों से बचाया जा सके। M&RI के अनुसार जहां पर कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा खतरा है, वहां पर व्यापक टीकाकरण अभियान को कुछ समय के लिए रोककर कोरोना वायरस से समुदायों और स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने की हिमायत की गई है। खसरा अब तक ज्ञात सबसे खतरनाक संक्रामक रोगों में से एक है और दुनिया भर में छोटे बच्चों में मृत्यु की विकलांगता का एक महत्वपूर्ण कारण है। खसरा से प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ बच्चे प्रभावित होते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है और 2018 में खसरा की वजह से 1 लाख बच्चे की मौत हो गई थी। खसरा और रूबेला पहल क्या है? एक वैश्विक साझेदारी है जिसकी स्थापना अमेरिकन रेड क्रॉस, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रोटेक्शन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और WHO द्वारा की गई है। ठीक है। 2001 में स्थापित इस पहल ने 2.9 बिलियन से अधिक बच्चों को टीकाकरण करने, टीकाकरण कवरेज बढ़ाने और बीमारी की प्रतिक्रिया में सुधार करने व मूल्यांकन में सुधार करने और सार्वजनिक विश्वास बनाने और टीकाकरण की मांग के द्वारा 21 मिलियन से अधिक लोगों को बचाने में मदद की है। अमेरिका ने रोकी WHO की फंडिंग। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अमेरिकी द्वारा दिए जाने वाले वित्त पोषण पर रोक लगा दी। अमेरिका ने स्वास्थ्य संगठन पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीन केंद्रित होने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे बड़ा दाता है, डोनर है WHO का। USA
2019 में इसने $400 मिलियन से अधिक का योगदान दिया, जो WHO के कुल बजट का लगभग 15% है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर में फैलने से पहले चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की गंभीरता को WHO ने छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग में कटौती करने का यह उचित समय नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करती है। WHO महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान के लिए $1 बिलियन से अधिक की मांग कर रहा है। एजेंसी को पहले से ही अधिक संसाधन की आवश्यकता है, क्योंकि वह बीमारी के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला है, उन्होंने UN मानव अधिकार परिषद, UN सांस्कृतिक एजेंसी और यूनेस्को को वैश्विक स्तर पर छोड़ दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 194 सदस्य देश की संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो आमतौर पर सदस्य देशों के स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए इसके मिलकर काम करती है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन नवंबर 1949 से कार्यरत है और भारत में इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। प्रमुख प्रकाशन कौन कौन से करता है ये? द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया। यदि ट्रंप अमेरिका के योगदान को अवरुद्ध करने का निर्णय लेता है, तो WHO अपने संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार देश के मतदान के अधिकारों को निलंबित कर सकता है और अपनी सेवाओं तक पहुंचने से इनकार कर सकता है। WHO को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? संगठन की नीतियों को विश्व स्वास्थ्य सभा निर्धारित करती है। इसमें जो है क्या होता है कि ये महत्वपूर्ण अस्पताल अपने महत्वपूर्ण सिस्टम में अस्पतालों को बंद करने से न केवल इस पर भूतपूर्व समय के दौरान आवश्यक चिकित्सा प्रतिक्रिया में देरी होगी, मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। रैनसमवेयर मुख्य रूप से ईमेल के माध्यम से फैलता है। ये एक सरकारी एजेंसी में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी सलाह देने का झूठा दावा करता है, जो प्राप्तकर्ता को संक्रमित लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमलों को रोकने के लिए रोकथाम और शमन प्रयास महत्वपूर्ण है। देखो, इंटरपोल ने साइबर अटैक को लेकर पर्सनल नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने सदस्य देशों को चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर लड़ने वाले प्रमुख अस्पतालों और अन्य संस्थानों में रैनसमवेयर द्वारा निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में इंटरपोल ने पर्पल नोटिस भी जारी किया है। साइबर क्रिमिनल अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल रूप से बंधक बनाने के लिए रैनसमवेयर का उपयोग कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल रूप से बंधक बनाने के लिए रैनसमवेयर का उपयोग कर रहे हैं। वे हाल ही में कर रहे हैं महत्वपूर्ण फाइलों और प्रणाली तक पहुंचने से रोक सकते हैं जब तक कि फिरौती की मांग नहीं की जाती है। वो इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल 194 सदस्यीय अंतर सरकारी संगठन है। फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। ये 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में गठित हुआ था तथा 1956 में इसे इंटरपोल नाम दिया गया था। 1949 में संगठन में शामिल हो गया था। भारत और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। 1923 में गठित हुआ था, 1956 में इसको इंटरपोल नाम दिया गया था।
इंटरपोल के घोषित वैश्विक लक्ष्यों में आतंकवाद का मुकाबला करना है, दुनिया भर में सीमा की अखंडता को बढ़ावा देना है, कमजोर समुदायों की सुरक्षा, लोगों और व्यवसायों के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना, अवैध बाजार पर अंकुश लगाना, पर्यावरण सुरक्षा समर्थन करना, वैश्विक अखंडता को बढ़ाना। ये इंटरपोल का सर्वोच्च कार्य निकाय है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इंटरपोल महासभा। स्पेशल 301 रिपोर्ट।